क्या होती है प्रस्तावना? साधारण शब्दों में कहूं तो आगे आने वाले पन्नों या दस्तावेजों के सिद्धांत, मूलभूत मूल्य को बताते हुए एक संक्षिप्त परिचय। संविधान की प्रस्तावना इसी कड़ी में संविधान की उद्देशिका है जो अधिकार के स्रोत बताती है। लंबे वक्त तक बहस हुई कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। अब तक दो जवाब आए, दोनों न्यायिक समीक्षा के बाद ही। लेकिन 42वां संशोधन, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, उसने प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। खास बात यह है कि ये दोनों शब्द अपने आप में एक संसार है। इसमें से समाजवाद तो जिस तरह से अन्य देशों में लिया जाता है, हमारे यहां उसका अपना एक अलग रूप है। ऐसे शब्द जुड़े तो क्या मूल भावना बदल जानी चाहिए या नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शब्द नहीं हटाए जाएंगे, तो क्या मूल भावना बरकरार है? हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद फैसला ले, पर क्या बैक टू स्क्वायर वन बेस्ट होगा या छेड़छाड़ होगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही आकाश गौड़ एडवोकेट हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। आकाश जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ये शब्द हट नहीं सकते, उन्होंने कहा कि हम नहीं हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संसद चाहे तो वो इन दो शब्दों को हटा सकती है। कहने का मतलब यह है कि इन दो शब्दों को जोड़ने से पुरानी प्रस्तावना और नई प्रस्तावना में कितना अंतर आया? भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसको हमने प्रस्तावना को उस रूप में माना है, भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में माना है। पर भारतीय संविधान को गढ़ने वाले जो लोग थे, जो आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, 1949 26 नवंबर को ये अडॉप्टेड हुआ था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जैसा कि सभी जानते हैं 26 जनवरी को ये लागू हुआ था। तो संविधान दिवस पहले तो इस रूप में मनाया ही नहीं जाता था भारत में, इसका वो स्वरूप ही नहीं था। लेकिन आज ये मनाया जा रहा है, 2015 के बाद से ये ऑफिशियली मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने भी इसको मनाना शुरू किया था। और आज तो अपनी राजस्थान विधानसभा में भी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, उनकी अध्यक्षता में भी कार्यक्रम हुआ। और समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है जो कि बाद में जोड़े गए, ऐसा नहीं है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ने के विषय में जो हमारी संविधान सभा थी उसने इसके विषय में विचार नहीं किया था या वो नहीं जोड़ सकते थे। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति मूल रूप से ही एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे रही है। जैसा कि आपने संविधान का अगर मूल प्रतिरूप देखा हो तो उसमें भारतीय जो संविधान के साथ कुछ चित्रों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी प्रकार की चीजों का रामायण युगीन भी है, महाभारत कालीन भी है, कृष्ण जी का भी है, और महावीर जी, कृष्ण जी और गौतम बुद्ध जी सबका उल्लेख चित्रों के माध्यम से भी किया गया था। तो ये हमारे संविधान को गढ़ने वालों की भावना और हमारी संविधान की नहीं, लेकिन संविधान सभा को गढ़ने वाले सॉवरेन शब्द सोच सकते हैं, डेमोक्रेटिक शब्द सोच सकते हैं, रिपब्लिक शब्द सोच सकते हैं। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर से उस वक्त अगर ऐसा तो नहीं है कि उनके जहन में नहीं आया होगा, तो इसका हम निष्कर्ष क्या निकालें कि 28-29 सालों में मशीनरी को ये दो शब्द डालने पड़े, मतलब कि पुरानी प्रस्तावना या जो भी उसकी उद्देशिका थी वो क्या फेलियर की ओर बढ़ रही थी? ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि भारत की राज्य की जो अवधारणा है वो पूर्ण रूप से गठित थी। जैसा कि राजनीति के विषय में कौटिल्य ने लिखा, तो राज्य का गठन किस तरह से दंड नीति होनी चाहिए, किस तरह से राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, वो पूरी डिफाइंड थी। आज नहीं हुई है, वो पहले से ही डिफाइंड है भारत के अंदर, भारत की कल्चर के अंदर, भारत की संस्कृति में ही ओतप्रोत है। तो समाजवाद का मतलब कल्याणकारी राज्य। मेरा सवाल यह है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये बहुत भारी भरकम शब्द हैं। ये ऐसा नहीं, मतलब अगर कोई अपनी विचारधारा से पलटकर सोशलिस्ट हो जाए या अपनी विचारधारा से पलटकर सेक्युलर हो जाए तो उसके लिए तो ये एकदम यू टर्न है, मतलब सिक्का ऐसे से ऐसा हो गया। ये इस तरह की स्थितियां हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इतने भारी भरकम शब्द डालने से क्या जो मूल प्रस्तावना थी उसकी आत्मा से छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई? छेड़छाड़ बिल्कुल हुई है, क्योंकि अगर इन शब्दों की आवश्यकता थी तो वो संविधान सभा द्वारा पहले ही जोड़े जा चुके होते। करेक्ट है। लेकिन इसको जोड़ने की आवश्यकता बाद में क्यों महसूस हुई? क्योंकि जो बाद में अमेंडमेंट ला करके इनको जोड़ा गया, उसमें यही कोशिश करने का प्रयास किया गया कि हमारी जो भारत की जो व्यवस्था है वो समाजवादी नहीं है या पंथ निरपेक्ष नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की जो व्यवस्था है वो शुरू से ही कल्याणकारी रही है। कभी सामाजिक विभेद या इस तरह की कोई चीज रही नहीं है, व्यवस्था रही है। पंथ निरपेक्ष हम कभी रहे नहीं है। यहाँ पे
जितने भी पंथ आए, पर कल्याणकारी राज्य को ही एक्सप्लेन करने के लिए समाजवाद शब्द का इस्तेमाल होता है। मैं इस पर आऊंगा। एकलव्य, आपके पास आ रहा हूं। समाजवाद को समझने का जो तरीका है भारत में, वो अन्य देशों से काफी अलग है जी। जितना मैं समझ पाया हूं, या जितना मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला, वहां पे हर तरह की विचारधारा वाला लोग थे। अब मसला यह है कि हमारे यहाँ निजी क्षेत्र को कभी इस वर्ड ने रोका नहीं है। वो भी अच्छी तरह से फल फूल रहा है और इसका लाभ सभी को पहुंचा है। तो बाय डेफिनेशन नहीं, बाय कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग हम समाजवाद को लेकर चलते हैं जी। तो प्रस्तावना में इस शब्द के एंट्री से या पंथ निरपेक्ष शब्द की एंट्री से क्या मूल भावना बदली थी, छेड़छाड़ हुई थी या नहीं हुई थी? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इसमें, ताकि आपके दर्शक इसका ठीक तरह से लाभ उठा सकें इस इंफॉर्मेशन का। देखिए, होता क्या है कि जो समझने की जहाँ दिक्कत आती है वो आती है कि धर्म निरपेक्ष क्या होता है और पंथ निरपेक्ष क्या होता है। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग में जब प्रॉब्लम होती है तो इस शब्द को लेके प्रॉब्लम आती है, सेक्युलर को। अब आप देखें कि लोग जब धर्म को पंथ से इक्वेट करते हैं ना, तो समस्या होती है। नहीं तो धर्म निरपेक्ष तो हमारा देश है ही नहीं। अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखेंगे तो होता क्या है कि जैसे अगर आप धर्म है क्या ये भी समझना जरूरी है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हमने पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स देखी। अब जो संसद के अध्यक्ष हैं उनकी कुर्सी के पीछे अगर आपने नोट किया हो तो क्या लिखा हुआ था कि धर्म चक्र प्रवर्तनाय। आज जिस डिसीजन के ऊपर हम बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जिस डिसीजन की बात कर रहे हैं, उस सुप्रीम कोर्ट की एम्ब्लेम पे क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्ततो जया। और जो व्यूअर्स ने इन चीजों को ध्यान से नहीं देखा हो तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो देखा ही है ना। लार्जर अंडरस्टैंडिंग निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष अल्टीमेटली हम, जैसे मैंने कहा ना कि हम समाजवाद को अपने तरीके से लेते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को भी मुझे लगता है प्रस्तावना में एक ही मीनिंग के तहत लिया गया है। लेकिन एक मीनिंग है नहीं ना सर। है नहीं, वो तो समाजवाद का भी वो नहीं है जो दुनिया लेती है, हम लेते हैं। आपको तो मैं इसीलिए कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि देखिए, जो धर्म शब्द है ना वो ध धातु से बना है, जिससे धरती भी बना है, जिसका संस्कृत में जो मीनिंग है, मैं आपको मूल भावना पे ही ले जा रहा हूं, क्योंकि जब लोगों ने बनाया था तो उसको समझना जरूरी है। धरती और धर्म जो होता है वो सबको धारण करते हैं। और वहीं जो पंथ शब्द है, पंथ जो शब्द है वो बोलता है एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करने के लिए बोलता है। और हालांकि ये जो पाथ शब्द है ना, ये भी एक संस्कृत शब्द पथ से ही डिराइव किया गया है। आप देखेंगे कि जितने भी दूसरे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, पश्चिमी सभ्यताओं के जो देश हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई, आप खुद हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि वो किसी ना किसी क्रांति की वजह से हुई। अमेरिकन रेवोल्यूशन हमने सुना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना है, बट आपने कभी इंडियन रेवोल्यूशन सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्र की उत्पत्ति हुई वो हमारे अंदर का जो द्वंद्व और क्रांति होती है उससे हुई। और तो इसीलिए हमारे यहाँ क्रांति नहीं संक्रांति मनाते हैं। 28-29 साल में जी इन दो शब्दों को जोड़ने की जरूरत महसूस होना उद्देशिका में, वही मैं प्रस्तावना उसी पे आ गया था, बस मैं उसी पे आ गया था कि होता क्या है कि जब धीरे धीरे ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जब शुरू हुई देश में, तो जो सेक्युलर शब्द से एक पर्टिकुलर समुदाय को जो एक मैसेज कन्वे करना था कि जो पार्टी इस अमेंडमेंट को करके इन शब्द को जोड़ के ला रही है, तो वो उसका किस लेवल तक पे जाके सपोर्ट करती है। पर 70s में वो स्थितियां नहीं थी। नहीं, कैसे नहीं थी सर? मतलब किस तरह से? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि वो स्थितियां नहीं थी, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उस समय विजन नहीं था? आगे जाके ये होगा जिस तरह से वो वोट बैंक ग्रो कर रहा था। ठीक है जी, ठीक है। मैं इस डिबेट को अब ओपन कर रहा हूं, जिसको जब बोलना है वो बोल सकता है। हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सवाल कर रहा हूं और जवाब आते रहें। जितेंद्र यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हैं। जितेंद्र भाई, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। जितेंद्र भाई, बाय डेफिनेशन और बाय कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, इस शब्द का इस्तेमाल मैंने पिछले सवाल में किया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पुरानी प्रस्तावना और नई प्रस्तावना, सिर्फ 2 या 3 शब्दों की वजह से हम उसको नई प्रस्तावना कह रहे हैं, लेकिन वो शब्द अपने आप में भारी भरकम है। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, दुनिया पलट जाती है अगर किसी एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा पे आप जंप करो। कैपिटलिस्ट अगर सोशलिस्ट बन जाए, दुनिया बदल गई। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या प्रस्तावना से मूल भावना नहीं बदली थी, या कुछ हद तक तो बदली ही होगी ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं बदली होगी?
स्वप्निल, यहाँ आज की जो ये चर्चा है ना, इसका संदर्भ स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम इसे दार्शनिक संदर्भ में बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन ये सारी डिबेट का आधार सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है। मैंने इसे डिसीजन नहीं बोला है, ध्यान दें। 44 अभी मेरे कोलिग यहाँ पे बातें कर रहे थे, उन्हीं की बातों से मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो धर्मनिरपेक्षता, जिसे आप सेकुलरिज्म बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये क्लियर हो चुका है कि धर्म का अर्थ पाश्चात्य मायनों में अलग है और यहाँ अलग है। देखिए, धर्म से भारत कभी विमुख हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो इरिलीजियस या नॉन रिलीजियस शब्द होता। यहाँ सेकुलर क्यों अपनाया, है ना? सेकुलर अपनाने के पीछे, यस, सेकुलर अपनाने के पीछे एक लॉजिक है। अच्छा, ये सेकुलरिज्म उचित है, मैं दोनों शब्दों को अभी 47 से आप सेक्युलर ही तो थे। इसका मैं आपको एक उदाहरण, एक वानगी देता हूँ। जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया, 42वें में चूंकि इनको यहाँ पे डाला गया दोनों शब्दों को, 44वां संविधान संशोधन जब लाया गया जनता सरकार 1978 में, तब निकले लाया गया। यस, सुनिए जरा, मैं एक संदर्भ देता हूँ। उसमें राज्यसभा के पास प्रस्ताव गया, लोकसभा के बाद, तो राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को नकार दिया, जो इन शब्दों को हटाने की वहां भी मांग उठी थी 1978 में। राज्यसभा का मैं आपको कोट करता हूं, वहां जो स्टेटमेंट था राज्यसभा का, राज्यसभा ने कहा था कि यहां धर्मनिरपेक्षता का मतलब भारतीय अपना वर्जन है, और इस अर्थ में भारत कभी धर्मनिरपेक्ष, जिस सेंस में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसमें ये उचित है। इसका मतलब है कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और रखेंगे, तो इसको हटाने का कोई लॉजिक नहीं है। जनता पार्टी की सरकार। यस। दूसरा शब्द पे आता हूं मैं। दूसरे शब्द का जो है विचार कई केसों में भी किया गया। एसआर बोम्मई मामले में भी किया था इसका। एसआर बोम्मई मामले के बाद 4 बार इस मामले को अलग अलग जो है केसों में उठाया गया। सभी में सुप्रीम कोर्ट की एक राय निकल कर आती है, जो अभी सीजीआई की बेंच ने जो कहा। 4 बिंदु हैं, ध्यान देने योग्य बिंदु हैं 4। सबसे पहला उन्होंने कहा कि देखिए, प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल भावना को बताता है कि जनता क्या चाहती है। अरे भाई, जनता, आपने जो ये पिटीशन फाइल की है हटाने के लिए, वास्तव में ये जनता की तरह आप कह रहे हैं कि सर वहाँ पे कट ऑफ डेट बता दी गई, और कट ऑफ डेट के बाद आपने अमेंडमेंट किया तो वो इलीगल है या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। ऐसा नहीं है। बेंच का लॉजिक सुनिए। बेंच ने ये कहा कि ये केस 2020 में फाइल कर रहे हो, इट मीन्स आफ्टर 44 साल। 44 साल में अगर कुछ होता तो जनता ने इसे पूरी तरह अपनी इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया है। एक ये तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि यहां जिस समाजवादी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो ना, असल में समाजवाद के 8-9 वर्जन होते हैं, जिसमें सिंडिकेटिज्म होता है, गिल्ड समाजवाद होता है, फेबियन समाजवाद होता है, मार्क्सवाद का अपना एक वर्जन है। तो यह समझने वाली बात है, भारतीय समाजवाद अपना वर्जन है। हाँ, वो अलग है, बिल्कुल अपना है। यहाँ होता क्या है, 2 शब्द लेते हैं अपन यहाँ पे। एक शब्द है पूंजीवाद, जो निजी क्षेत्र के कंधों पर चलता है। दूसरा शब्द है समाजवाद, जिसे आम जनता ये समझती है कि ये साम्यवाद के साथ चलता है, या साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि पिटिशनर ने कहा भी। भाई, उसमें जब 42वां संशोधन किया गया, वो जो दौर था इंदिरा गांधी की सरकार का, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि, अब मैं उसको क्लियर कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ये साम्यवादी विचारधारा, ऐसा लोगों को लगने लगा। और यही सोचकर सुब्रमण्यम स्वामी ने 4 पिटीशन आई थी, अभी ध्यान दें इस पे, तो सबको एक करके कंबाइंड करके सुनवाई चल रही थी। तो अब यहां समझिए, हमने, हमारे संविधान ने भारतीय वर्जन क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय वर्जन में इस समाजवाद का अर्थ है लोक कल्याणकारी राज्य, जो कि अपना दायित्व निभाएगा। मैंने पूछा सर क्या है, उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र उत्पादन के लिए स्वतंत्र रखेंगे, ताकि हमारी आर्थिक गति बरकरार रहे। और सार्वजनिक, जब वितरण की बात आई, एक है उत्पादन, एक है वितरण। सोशल जस्टिस को प्राप्त करने के लिए वितरण जरूरी है, तो वितरण पर हम सरकार का एक कुशल नियंत्रण रखेंगे। यही है हमारा हाइब्रिड भारतीय समाजवाद। नहीं, पर न्यायिक समीक्षा समय समय पर हुई है, और 2 अलग अलग बातों पर हुई है। पहली तो यही कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। एक समय उस पर भी आप देखेंगे अलग अलग हमें 2 अलग अलग जवाब मिल जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, हम इस मैटर पे भी आए, इन 2 शब्दों पर भी समय समय पर न्यायिक समीक्षा हुई है, तो अभी भी गुंजाइश बच रही है ना। लोग कोई ना कोई पॉइंट तो लेकर आ ही रहे हैं ना। देखिए, ये तो खूबसूरती है भारतीय संविधान की। हमेशा यहाँ जनमत तो सबसे ऊपर रहा है और रहेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ 2 जजेस की बेंच थी। आप गौर करने लायक बात है। एकलव्य काउंटर दोबारा भी आ सकता है। एकलव्य काउंटर करना चाह रहे हैं यस। कि बेसिकली इसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये भी स्टेट किया है कि बेसिकली ये जो प्रेरोगेटिव है, ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये जुडिशरी का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये
हम जो क्या कहते हैं, संसद चाहे हमारी तो जो कर सकती है। लेजिस्लेचर है उसका प्रेरोगेटिव है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ रेस्ट करनी है, और अगर वो चाहे तो वो ये कर सकती है। वो एक सेकंड सर, एक नहीं, बात सही बात है। कंप्लीट कर लूं मैं। सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सर कहा देखिए, कि संसद चाहे तो वो कर सकता बिंदु है। और नहीं देखिए सर, इनफैक्ट ये भी है कि वो उन्होंने चाहे, article अगर वो 19 के चाहे, साथ जोड़ दिया। वो चाहे हाँ। तो वो प्रियम्बल को भी बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। हाँ। तो इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा नहीं, था, इस तथ्य को मैं सुधारना चाहूंगा, इसलिए मैं बीच में बोलना चाह रहा हूँ। बताएं सुप्रीम सर। कोर्ट का जो बिंदु है वो ये है, इसी बिल्कुल कहा है कि संशोधन के मामले में, अमेंडमेंट के मामले में संसद सुप्रीम है, जो पहले भी बहुत बार हुआ। केशवानंद में ये बात साबित हो गई थी। लेकिन यहां एक पॉइंट और बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो मामला है दैट इज द क्लोजली रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा है ये मामला वास्तव में, कौन सा मामला, कि प्रस्तावना में इस शब्द का होना, ये मामला वास्तव में अनुच्छेद 19(1)G 19(1)G से भी रिलेटेड है। इस बिंदु का आप भुला नहीं सकते। नहीं जब सर, 19(1) से problem सुप्रीम है। कोर्ट ने रिलेट कर दिया तो यहां संसद सीमित हो जाती है। इससे मुझे ये नहीं, लेकिन आभास इसके मिलता है बावजूद कि संसद के पास होने पावर्स है कि वो संसद चाहे के तो प्रियम्बल में वो चेंजेस ला सकते पावर हैं। भी है सर, और नहीं दूसरी ला बात सकती। ये है, नहीं बिल्कुल। यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर से सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया तो सुप्रीम बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में तो संसद सीमित है ना। सर उन्होंने हाँ, कहा हाँ, नहीं, उसमें ठीक है, भी संसद issue है। कुछ भी उसमें- कर सकती नहीं, है। उसमें फर्दर नहीं, भी गई है। लेकिन प्रस्तावना को जब संविधान का हिस्सा मान लिया गया, आकाश जी इस पर थोड़ी सी साहब clarity मैं डालेंगे। एक सेकंड आपको, एक सेकंड बस मैं, और आकाश जी ही इसका बेटर आंसर देंगे हाँ। कि भाई ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इट मे बी रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ Not द may be, कॉन्स्टिट्यूशन। not may be, sir. ठीक है, इट इज But रिलेटेड, yes, इट इज रिलेटेड, बट It is closely इस related पे with. डिसीजन या वर्डिक्ट थोड़ी दे दिया है, यही कहा है ना। तो इसमें क्या होगा, Should जो be read कॉन्स्टिट्यूशन with. बेंच बनेगी वही तो डिसाइड करेगी कि हाँ, ये किया हाँ, जा सकता है या नहीं। हाँ, ये yes. थोड़ी बोल और वो दिया गया है रास्ता कि संसद से किया ही आएगा। नहीं जा Yes, yes. सकता। वो रास्ता संसद से ही आएगा। Exactly. हाँ, ठीक है। आकाश गौड़ जी, मुझे एक बात बताइए, कुल 97 शब्द हैं, कुल 97 शब्द हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रस्तावना में, यानी प्रीएम्बल में। उसमें कितने पेज निकल सकते हैं? मेरे ख्याल से उसको भी एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं कहूं गीता अब नहीं बदल सकती, कुरान अब नहीं बदलने वाला है, बाइबल अब नहीं बदलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना नहीं बदल सकती, बाकी हिस्से बदल सकते हैं होली डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद। इस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी स्वप्निल जी, जब अपनी ये चर्चा स्टार्ट हुई थी उस समय भी ये डिस्कशन आपने इनिशिएट किया था कि ये दो शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता क्या हुई, क्यों पड़ी? हाँ, तो मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि दो शब्दों को जोड़ने की जो आवश्यकता पड़ी वो हमारी जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का गठन किया, 2 साल 11 महीने 8 दिन लगे थे, तब तक उनके मन में ये विचार नहीं था क्या कि ये शब्द जोड़े जाने चाहिए। उनको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्योंकि भारत की जो संस्कृति है उसके अंदर ये पहले से ही इंडल्ज है, मतलब एक तरह से अंदर ही समाहित है। तो इसलिए उनको बताने या दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जिसको कहते हैं हम, उसके अंदर समाजवाद कहने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हमारे यहाँ पे सब तरह के समाजों के लिए व्यवस्था थी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की जो बात है। और एक मेरा सेकंड पॉइंट जो रह गया था, क्योंकि उन्होंने उसको फर्स्ट वाले को काउंटर किया था, एक सेकंड पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट है, और स्वप्निल जी शुरुआत में मैं आपके दर्शकों को वो जो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड दे रहा था वो इसीलिए दे रहा था कि सेक्युलर का मतलब धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता, वो पंथ निरपेक्ष ही हो सकता है, और चाहे वो भारतीय वर्जन हो चाहे इंटरनेशनल वर्जन हो, क्योंकि इसका कारण यह है कि धर्म का मतलब ही यही होता है जो सबको धारण करते हैं। हिंदू धर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन में वो लोग हैं जो हिमालय से लेके विष्णु पुराण से लेके सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन तक, ये वो लोग हैं जो कि हिमालय से लेके हिंद महासागर के बीच में जो एक पद्धति फॉलो करते हैं, वो हिंदू होते हैं और वो हिंदू धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। तो यहाँ जो सेक्युलर दो सेकंड जितेन भाई 76-77 के आसपास इंडिया क्रम्बल डाउन तो कर रहा था, नहीं तो इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या इस हद तक नहीं, एक मिनट सर, इंडिया क्रम्बल डाउन नहीं कर रहा था, कांग्रेस क्रम्बल डाउन कर रही थी। ठीक है, ये भी डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं, अल्टीमेटली तो उनके इमरजेंसी की वजह से हम सब क्रम्बल डाउन हुए ही थे, हाँ, इमरजेंसी लगाने के बाद। हाँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस हद तक हम कॉन्सेप्चुअली क्रम्बल डाउन कर गए थे कि हमारे व्यवहार में सोशलिज्म नहीं रह गया था या हमारे व्यवहार में सेक्युलरिज्म नहीं रह गया था?
यस देखो स्वप्निल, इसको भी अब मैं एक और निवेदन करूंगा, जब कोई भी मुद्दा जो होता है ना, हमें प्रासंगिक हमेशा रहना चाहिए। आज ये टोटली जो बातचीत है, इसका आधार हम खड़े हैं, ये एक लीगल मुद्दा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, तो मैं उसी बेस पर और उसी बिहाफ पर बात करूंगा। दर्शन को थोड़ी देर अपने घर रखते हैं। सीधा मैं दो और केसों की चर्चा करूंगा यहाँ पे। मुझे याद आ रहा है, रिक्वेस्ट करूंगा शॉर्ट में करें। यस, प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र, प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र का एक था एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस में दो ही लाइन में मैं बता देता हूं। इस वाले में जो कहा, उद्योगों पर निजी नियंत्रण को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो देश विकास कर सकता है। दूसरे में जो था प्रॉपर्टी ओनर वाले केस में कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संक्षिप्त कहा कि ऐसी आर्थिक नीति कोई भी सरकार अपना सकती है जो मतदाताओं के लिए उन्हें अधिक जवाबदेह बनाती हो। समझना जरा इस केस की इस लाइन से, इस फैसले से अब मैं जोड़ता हूं 1976 के कॉन्टेक्स्ट में। उस वक्त की जो स्थिति थी, मैं चूंकि प्रशासन का एक शिक्षक हूं, विद्यार्थी हूं, 1960 और 70 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से डाउन जा रही थी। उस वक्त इसका जो उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, 5 डिसीजन हैं बैक टू बैक जिनमें यह साबित किया कि भारतीय वर्जन में सोशलिज्म को आप वैसा सोशलिज्म समझने की भूल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। इसलिए इस पर आपत्ति अगर होती, यहां सुप्रीम कोर्ट बहुत खुले माइंड से कह रहा है कि अगर आपत्ति होती तो 40 साल में जनता कहीं तो आपत्ति दिखती। लेकिन इसलिए क्या मैं सोशलिज्म के किसी भी डेफिनेशन को एनफोर्स कर सकता हूं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, इसमें एनफोर्स नहीं है। भारतीय जो कहता है, आप इसको चार्ट वे से समझिए ना। मैं कह रहा हूं कि अगर संसद ने महसूस किया कि मैं सोशलिज्म के इस फॉर्मेट मुझे लगता है कि इन दो शब्दों को जोड़ने का जहां तक सवाल है, एक तो होता है होना और एक होता है दिखना। हम थे पर हमको दिखाने की कोशिश की गई। हम क्या पंथ निरपेक्ष नहीं थे, धर्म निरपेक्ष नहीं थे? मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे कौन से देश है, आप बताइए एग्जांपल, जिनके अंदर हमारी तरह से सभी तरह के विचारों को फलने फूलने की व्यवस्था मिली हो। स्वप्निल जी, बहुत कम देश मिलेंगे। मैं आकाश जी की बात को थोड़ा सा और आगे ले जाके आपसे बात कर एक बात कहता हूं कि मान लीजिए कि हमारा प्रियम्बल आज की डेट में सिर्फ अज्यूम करने की एक राइट विंग जो इकोसिस्टम है, जो वो बात करता है, जो वो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है, मैं उस पे आपको लेके जाऊं और मैं कहूं कि मान लीजिए कि प्रियम्बल एक्सट्रीमिज्म को मना करता है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि प्रियम्बल को ही अगर चेंज करके वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत को चेंज करके अगर वी द पीपल ऑफ हिंदू राष्ट्र भी कर दिया जाए तो इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन, भावना, तो फिर नीचे का सेक्युलर शब्द रह ही नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, फिर नीचे का सेक्युलर शब्द रह ही नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, आप अपने आप को काउंटर नहीं कर सकते। प्रियम्बल में 97 वर्ड्स बहुत सोच समझ कर है, था ही नहीं। इसलिए एडप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि चाहे पारसी आए, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सब हमारे साथ वकील साहब की बात आराम से रहते हैं, हिल मिल के। कहीं भी किसी भी देश में ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है आकाश जी, जितेंद्र भाई, लेकिन हमारे जो दूसरे कलीग हैं उनकी बात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, मैं ये कहूं कि यार मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, तो ये उतना ही गलत है जैसा आप ये कह रहे हैं कि मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। भाई सब यहाँ अगर रियल सेकुलरिज्म को दोनों शब्दों को मैं काउंटर कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले यस, हाइपोथेटिकल भी नहीं है, स्टैंड ही नहीं करता। राष्ट्रवाद शब्द की बात आई, यहाँ का राष्ट्रवाद, सर राष्ट्र होता तो राष्ट्रवाद होता ना। राष्ट्र तो 1947 के बाद आया है। राष्ट्र किसे कहते हो आप? क्या होता है राष्ट्र की बुनियाद? सांस्कृतिक आधार होता है राष्ट्र का, कल्चरल बेस होता है राष्ट्र का। अब मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं, अब मैं पुराने विष्णु पुराण में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कई कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ा। भाषा में रखना चाहिए। ये अपनी संस्कृति नहीं मानते हो, वो एक अलग नहीं। प्रियम्बल पर ये है कि भारत की आत्मा ये है कि मैं भी खुश हूं, आप भी अपनी जगह ठीक हो। भारत का यही सर्वधर्म संभाव, यही सेकुलरिज्म है। तो फिर एक परिभाषा, तो पुराना, 2 सेकंड, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, फिर मैं ये डिबेट क्लोज कर रहा हूं। जितेंद्र भाई, मुझे सिर्फ ये बताइए, ये जो आपने भारत का स्वभाव बताया, उसको क्या पुरानी प्रस्तावना नहीं दिखा पा रही थी? सर यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि अगर लगता है, हमारे नियंताओं को लगता है, जनता के प्रतिनिधियों को लगता है, तो हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा सजीव है। ठीक है, इसमें बढ़ भी सकता है। ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान भी हमसे ही अलग होकर बना था। वहां की व्यवस्था में आज कोई एग्जिस्ट भी कर पा रहा है क्या?
क्योंकि विचार जो हमारा है, हमारी जो संस्कृति है, वो ही लोगों को एग्जिस्टेंस का कॉन्स्टिट्यूशनली वो भी अपने आप को सेक्युलर ही कहते हैं बाय द वे। नहीं, लेकिन उनके प्रियम्बल, उनके उद्देशिका में, उद्देशिका वर्ड इस्तेमाल किया गया था, उनके उद्देशिका में और हमारे उद्देशिका में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है, जिसे हमारा प्रियम्बल खूबसूरती से पेश भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।